जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। यह एक ऐसा चैप्टर है जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग कंपटीशन में बनते हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। आपसे कोई पूछे तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मानव शरीर का ऐसा तंत्र, मानव शरीर का ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने एवं तर्क करने के साथ साथ अंगों की विभिन्न क्रियाओं पर सामंजस्य, संतुलन एवं नियंत्रण बनाकर रखता है, उसे ही हम लोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अगर आपसे कोई पूछे सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी अंगों के समूह को ही हम लोग तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जब बहुत सारे समूह मिल करके केवल एक ही प्रकार के कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र या सिस्टम कहते हैं। अब इसका नाम क्या है? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। मतलब ऐसा एक अंगों का समूह है जो क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी पर क्या करता है? कंट्रोल बनाकर रखता है, नियंत्रण बनाकर रखता है तथा उसे कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर को संतुलित बनाकर रखता है, नियंत्रित करके रखता है, उसको कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है, उसको चलाने का कार्य करता है, उसको बैलेंस करने का कार्य करता है। ऐसे ही सिस्टम को, ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। यह तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पहला CNS, एक होता है CNS, एक होता है PNS और एक होता है ANS। ठीक है। CNS को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS को हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे, इसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। और एक होता है ANS, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ऑटोनॉमस। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस। स्पेलिंग जरा सही कर लीजिएगा, अगर कहीं गलत होता है तो उसको आप नोटिस नहीं करेंगे। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसे हिंदी में आप लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं पेरीफेरल को हम लोग कहते हैं परिधीय। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसे हम लोग कहते हैं स्वायत्त, या स्वायत्त लिख लीजिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हमने बताया नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो हमने बताया एक ऐसा अंगों का समूह है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो क्या करता है? हमारे बॉडी पर कंट्रोल बनाकर रखता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण बनाकर रखता है, उसको कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक होता है CNS, एक होता है PNS, एक होता है ANS। CNS को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ANS को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र और इसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। क्या होता है भाई? तो आप बताएंगे स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है। इसे हिंदी में आप लोग कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क और इसे कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है। तो स्पाइनल कार्ड को हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु और ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। अब
हम लोग क्या करेंगे, इस मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। जब मस्तिष्क खत्म हो जाएगा तब क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। और जब यह दोनों पढ़ लेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब आप ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पढ़ लेंगे तो ये दोनों मिलाकर के हमारा CNS वाला पोर्शन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और जब यह कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे हम लोग ANS यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह जो तंत्रिका तंत्र है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पढ़ना है। आप जैसे यह ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का चैप्टर या ये पूरा का पूरा हिस्सा आप पढ़ेंगे, कब आपका PNS और ANS खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें ही मेन इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ही इस चैप्टर में मेन रूप से आप पढ़ेंगे। जैसे इसके बारे में आप पढ़ते जाएंगे उसी बीच में ये दोनों भी आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये पोर्शन बहुत ही छोटा है जो इसी में इंक्लूड है। तो मेनली हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, ब्रेन से शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे ब्रेन, इसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे भाई, ब्रेन। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, ब्रेन यानी मस्तिष्क यानी CNS का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। CNS का हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन। फिर ये खत्म होगा तब पढ़ेंगे हम लोग स्पाइनल कार्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दीजिए, ब्रेन क्या होता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रेन इसे हिंदी में कहते हैं आप लोग मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मस्तिष्क कहते हैं। पहली बात इसमें हम लोग जानेंगे मस्तिष्क का अध्ययन करना क्या कहलाता है, यानी ब्रेन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो अब बताएंगे ब्रेन के बारे में अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है। हिंदी में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए न्यूरोलॉजी, है ना। इसे क्या कहते हैं तो आप बताएंगे न्यूरोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं यानी ब्रेन रोग विशेषज्ञ या मस्तिष्क रोग जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, उन्हें हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे लिख लीजिए। कभी आप जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह में तो आप लोग देखते होंगे इस तरह न्यूरोलॉजिस्ट लिखा रहता है। जब कहीं ब्रेन से संबंधित किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर आप देखेंगे इस तरह लिखा रहता है न्यूरोलॉजिस्ट, फला न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, या सर्जन। तो ये न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट ये टर्म आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन किसका ब्रेन पढ़ रहे हैं भाई, तो आप बताएंगे हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं। किसका, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन माने होता है मानव, यानी मानव का हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। ठीक है, ये मत सोच लेना भाई मस्तिष्क, ऐसे मस्तिष्क। ठीक, मानव का मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि जो है किसी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधा का जो है पढ़ रहे हैं, नहीं। हम लोग किसका ब्रेन पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्पेशली जो है पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव का ब्रेन, यानी मानव के मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। और मानव के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आपको बता दें इसका लोकेशन कहाँ होता है, यानी हमारा मस्तिष्क जो होता है वो पाया कहाँ जाता है, तो आप बताएंगे जो हमारा मस्तिष्क होता है वह कपाल में पाया जाता है, यानी क्रेनियम नामक हड्डी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते होंगे, ऐसे जो आपका ऐसे ऐसे देखें ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये सिर वाला हिस्सा होता है तो यहीं पर पाया जाता है ऐसे ब्रेन। यहाँ पर आपका ऐसे ही यहाँ पर ब्रेन होता है और यहीं पर होती है क्रेनियम नामक हड्डी। ऐसे ऊपर से ऐसे ही आप देखते हैं क्रेनियम नामक हड्डी होती है और कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, तो 8 क्रेनियम हड्डी होती है भाई, 8 क्रेनियम बोन्स, या आप हड्डी लिख लीजिए, हड्डी होती है। ठीक है, 8 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
8, यानी 8 क्रेनियम नामक हड्डी होती है। और इसी हड्डी के बीच में ही क्या होता है भाई, हमारा ब्रेन यहाँ पर स्थित होता है। और क्या होता है भाई, ये जो ब्रेन आपका यहाँ थोड़ा साइड में पीछे की तरफ होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ होता है। तो ये ब्रेन यहाँ पर स्थित होता है और ये क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है या उसी के बीच में पाया जाता है। और आपको बता दें, इस क्रेनियम की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इस हड्डी में या इस कपाल में, इस क्रेनियम को हिंदी में हम लोग कपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, कपाल, और इंग्लिश में से हम लोग क्रेनियम कहते हैं। और इस क्रेनियम हड्डी में या इस कपाल में करीब करीब 1 से 1.5 लीटर खून पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, कपाल में हमारे क्रेनियम में करीब 1 से 1.5 लीटर खून पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लोकेशन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके वजन की, यानी WEIGHT, वेट। वेट माने क्या होता है, वजन। किसका वजन भाई, तो मस्तिष्क का वजन। यानी जो ये ह्यूमन बॉडी में जो मस्तिष्क होता है, जो मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क पाया जाता है, इसका वजन कितना होता है ना। तो वजन इसका अलग अलग होता है। अगर एक मेल की बात करें, मेल यानी एक पुरुष, और पुरुष भी कैसा, तो आप बताएंगे एडल्ट। यानी अगर एक एडल्ट मेल की बात करें तो उसके जो ब्रेन का वजन होता है वह 1400 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक एडल्ट फीमेल की बात करें, एक एडल्ट फीमेल, फीमेल माने महिला, यानी एक वयस्क महिला की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो ब्रेन होता है और इसका जो वजन होता है वह 1300 से लेकर के 1350 ग्राम के बीच होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वजन मेल का कितना होता है भाई, तो बताएंगे 1400 से लेकर के 1450 ग्राम। फीमेल का अगर देखा जाए तो 1300 से 1350 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक चाइल्ड, एक नवजात शिशु की बात करें, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अगर कोई उसके मस्तिष्क का वजन आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि इसके मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार होता है, वह 250 से लेकर के 300 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, 250 से 300 ग्राम के बीच क्या होता है भाई, उसके मस्तिष्क का वजन होता है। कौन से बच्चे का, ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ और पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि इस धरती पर सबसे बुद्धिमान एनिमल, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन माना जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बुद्धिमान एनिमल यानी जानवर कौन होता है, तो आप बताएंगे कौन सा जानवर होता है भाई, तो आप बताएंगे ह्यूमन, यानी मानव। मानव एक ऐसा जानवर है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मानव क्या जो है ये जानवर है। जी हाँ, साइंस मानव को, ह्यूमन को क्या बताता है, जानवर। साइंस जो है ह्यूमन को, मानव को जानवर मानता है। हम आप सभी जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, टिड्डा, खरगोश, चूहा, जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं भाई, हाथी, घोड़ा, जो भी देख रहे हैं सब के सब जानवर हैं। ठीक ऐसे हम लोग भी क्या हैं, जानवर हैं। वो अलग चीज़ है कि ईश्वर ने आपको थोड़ा सा बुद्धि अधिक दे दिया, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से आप बाकी एनिमल की अपेक्षा अपने आप को अलग मानते हैं। लेकिन साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि हम आप सभी के सभी क्या हैं, इस संसार में जो भी जन्म लिया है वो सभी के सभी क्या हैं, एनिमल हैं, जानवर हैं। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी या सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर कौन सा है, तो मानव है, ह्यूमन है। ठीक है, अब भाई मानव है तो ये तो पहले नंबर का हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा इस संसार में प्राणी है जो सेकंड पोजीशन पे आता है बुद्धिमत्ता में, इंटेलिजेंस में, यानी सेकंड लार्जेस्ट, या आप कह सकते हैं सेकंड सबसे
अधिक बुद्धिमान प्राणी कौन है इस धरती पर, यानी संसार में दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा प्राणी आता है, कौन सा जानवर आता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। तो आप क्या बताएंगे भाई, तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे डॉल्फिन। कौन होता है भाई, डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन फिश। डॉल्फिन फिश, फिश माने क्या होता है भाई, मछली। यानी डॉल्फिन जो मछली होती है यह सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी होती है, लेकिन किस नंबर पे, सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे कौन होता है, मानव। यानी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है, मानव। और दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बुद्धिमान जानवर या एक बुद्धिमान प्राणी अगर पूछ रहे तो क्या बताएंगे आप, डॉल्फिन फिश। आपको बता दें कि जो डॉल्फिन फिश होती है यह एक प्रकार से मैमल्स होती है, स्तनधारी होती है। वो अलग चीज़ है कि हम इसे फिश कह देते हैं क्योंकि इसकी बनावट फिश की तरह होती है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए क्या डॉल्फिन फिश होती है तो आप बताएंगे मैमल्स होती है, स्तनधारी होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे स्तनधारी क्या होता है, तो आप जान लीजिए ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे ही हम लोग स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। अब आप कहेंगे क्या ये डॉल्फिन जो है दूध पिलाती है, तो जी हाँ, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसीलिए तो इसको हम लोग मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो फिश क्या है, एक प्रकार की मैमल्स है और यह सबसे बुद्धिमान प्राणी, इंसान के बाद, मानव के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी मानी जाती है। कौन, डॉल्फिन फिश। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। अब कुछ और पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो मानव होता है वो अपने दिमाग का केवल 2.5 से 3% ही यूज कर पाता है। यानी जो इंसान होता है, जो मानव होता है, अपने दिमाग का केवल 2.5 से 3% भाग ही यूज कर पाता है भाई। इससे ज़्यादा कोई भी इंसान अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर पाता है। वो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वही थोड़ा सा 3% से अधिक 4-5% तक यूज कर पाते हैं। बाकी 100% आज तक इस धरती पे कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो अपने ब्रेन का पूरा यूज कर पाए। यानी केवल हम लोग 2.5 से 3% ही अपने ब्रेन का हिस्सा यूज कर पाते हैं। आपको बता दें कि हमारा जो ब्रेन होता है ये 24 घंटे कार्य करता है। जो आपका ब्रेन होता है ये 24 घंटे कार्य करता है और 24 घंटे आपके ब्रेन के अंदर थॉट्स यानी विचार आते रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पर डे करीब 70 से 80 हज़ार, ध्यान रखिएगा भाई, 80,000, देख लीजिए 80,000। ठीक है, 70 से 80,000 थॉट्स क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं भाई। थॉट्स माने क्या होता है, विचार। थॉट्स माने विचार, THOUGHTS कर लीजिएगा। थॉट्स माने क्या होता है, विचार। यानी 70 से 80,000 विचार पर डे एक इंसान के अंदर आते हैं। एक सर्वे के अनुसार इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके अंदर रोजाना पर डे 70 से 80,000 थॉट्स यानी विचार आते हैं। और उसमें भी 90% जो थॉट्स होते हैं, 90% जो थॉट्स होते हैं वह निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, तो आप बताएंगे वह निगेटिव होते हैं। और 10% जो होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 10% जो होते हैं वो पॉजिटिव थॉट होते हैं और 90% जो थॉट्स यानी विचार होते हैं वह निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। आप लोगों के मन में भी आता होगा, पता नहीं ये काम होगा मेरा कि नहीं होगा, अरे यार पता नहीं पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बार रिजल्ट पता नहीं आएगा तो अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। यानी हर चीज़ में नकारात्मकता, हर चीज़ में निगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। कहने का मतलब जितने भी संसार में प्राणी हैं, इंसान हैं, मानव हैं, उनके अंदर लगभग 90% जो थॉट्स होते हैं निगेटिव आते हैं। केवल 10% ही विचार पॉजिटिव आते हैं जो अच्छे के लिए होते हैं। और वो थॉट्स आपको अपने आप से लाना पड़ेगा, तभी जा करके आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। जब लगातार आप निगेटिव चीज़ें ही सोचते रहेंगे, आप बताइए क्या आप अपना विकास कर सकते हैं, क्या अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, अपने मस्तिष्क में बार बार अच्छे विचारों को इंक्लूड करना होगा, बार बार अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को डालना होगा, तभी जाकर के आप जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। जब लगातार आप निगेटिव सोचते जाते हैं तो जो अच्छे एक तरह से पॉइंट, अच्छे विचार होते हैं आपके अंदर आते ही नहीं, आप अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। जब अच्छा सोच नहीं पाएंगे तो आप अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि केवल हम लोग अपने दिमाग का 2.5 से 3% यूज करते हैं।
और पर डे 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं, जिसमें से 90% थॉट्स यानी विचार निगेटिव होते हैं, केवल 10% क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ और पॉइंट्स इसमें बता देते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हमने बताया कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है। अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो दिमाग होता है वह 24 घंटे काम करता है भाई। अब 24 घंटे काम करेगा तो उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा उसको कहाँ से मिलता है? अगर आपका दिमाग 24 घंटे काम कर रहा है तो काम करने के लिए उसको क्या चाहिए भाई? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? कौन देगा ऊर्जा उसको? तो इसी को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। इसी पॉइंट को समझ लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है 24 घंटे काम करता है, 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटे काम करता है। अब बताइए, जब 24 घंटे काम करेगा तो उसको काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? ऊर्जा चाहिए। वह ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो आपको पता है कि हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं वह खाने पीने के बाद क्या बनता है भाई? ग्लूकोज बनता है। आपने खाया पिया, जो भी कुछ खाया पिया पच उच करके क्या बन गया? वो है ग्लूकोज बन गया। वह ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाता है? आपके ब्लड में। ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। अब जब आपके कोशिकाओं तक पहुँच गया, हर कोशिका के अंदर ग्लूकोज पहुँच गया, तो ब्रेन भी तो कोशिकाओं का बना है भाई। आपके ब्रेन के अंदर भी जो है पहुँच गया क्या? ग्लूकोज पहुँच गया। आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या पहुँच गया? तो आप बताएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, यह ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? आपके ब्रेन के अंदर। और आपको पता है इस ग्लूकोज को तोड़ता कौन है भाई? इस ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? तो ऑक्सीजन तोड़ता है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन कैसे पहुंचा भाई? तो इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया है, ब्लड वाला जो वीडियोज हैं, जो ब्लड का चैप्टर है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, उसको जाकर देखिएगा। सारी जो डाउट्स हैं आपके, सारे जो कहीं ना कहीं जो आपके मन में चलते रहते हैं डाउट्स, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तब। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद वह पचता है, पच करके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वह ग्लूकोज कहाँ जाता है? ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुँच जाता है। आपका ब्रेन भी किसका बना है? कोशिकाओं का ही तो बना है। तो आपके ब्रेन के अंदर भी क्या पहुँच गया? ग्लूकोज पहुँच गया। ऑक्सीजन कैसे पहुंचा? आपने से सांस लिया, फेफड़े से कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ पहुंच गया? आपके कोशिकाओं में। और ब्रेन भी किसका बना है? कोशिका का बना है। तो ऑक्सीजन भी कहाँ पहुंच गया? कोशिकाओं तक पहुंच गया। किसके कोशिकाओं तक? तो ब्रेन के कोशिकाओं तक। अब वहाँ पर ग्लूकोज भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा उस कोशिका के अंदर, तो उस कोशिका के अंदर क्या है? ग्लूकोज। यह ऑक्सीजन क्या करता है? इस ग्लूकोज को तोड़ देता है। और जब तोड़ता है तो भाई किस में टूटता है? जब यह तोड़ता है तो किस में टूटता है? तो आपको पता है यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी में टूट जाता है, प्लस एनर्जी में टूट जाता है। और आपको पता है कि जो एनर्जी स्टोर होता है हम लोगों के अंदर, वह ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर स्टोर हो जाता है। और कोशिका में भी कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब देखिए इस ग्लूकोज को तोड़ा कौन? ऑक्सीजन। जैसे ही टूटा, किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में। अब यह एनर्जी क्या करता है भाई? यही एनर्जी क्या करता है? ऊर्जा देता है। किसको? आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। और ब्रेन भी किसका बना है? कोशिकाओं का बना है। अब जब उसको ऊर्जा मिलेगा तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके टोटल अमाउंट का, यानी टोटल एनर्जी अमाउंट का लगभग 20% अकेले कंज्यूम कर लेता है। कौन? ब्रेन। 20% यानी लगभग 20% ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, 20% एनर्जी यानी ऊर्जा अकेले खर्च कर देता है। कौन? दिमाग खर्च कर देता है भाई। इस बात को आप याद रखिएगा, अकेले खर्च कर देता है। यानी जितना भी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर टोटल जो ऊर्जा बनता है, ग्लूकोज के टूटने से जो ऊर्जा बन रहा है, टोटल जो ऊर्जा बनता है उसका लगभग 20% अकेले खर्च कर देता है। कौन? ब्रेन। क्यों खर्च कर देता है भाई? अब 24 घंटे काम भी तो करता है। जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा ऊर्जा लेगा। अब जो गाड़ी दिन भर चलेगा तो ज़्यादा तेल खाएगा भाई। अब एक कोई गाड़ी है, लेकर खरीद कर रख लीजिए घर में, आप उसको चलाएंगे ही नहीं तो क्या जो है तेल खर्च होगा? क्या उसमें जो है ऊर्जा लगा? क्या उसमें ईंधन लगा? नहीं लगा। अब जो चीज़, अब गाड़ी कोई है ले लिए, अब दिन भर उसको दौड़ा रहे हैं इधर से उधर, दिन भर चल रहा है, तो भाई निश्चित तौर पर उसको
ईंधन चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। ठीक उसी तरह जो चीज़ 24 घंटे काम करेगा तो उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो आपका ब्रेन क्या करता है, 24 घंटे कार्य करता है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाते पीते सोते जगते उठते बैठते कोई भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे आपका ब्रेन काम करता है। यही कारण है कि यह हमारे टोटल अमाउंट का 20% अकेले ऊर्जा खर्च कर देता है। ठीक है, अब देखिए 20% एनर्जी अकेले खर्च कर दिया, कौन, आपका ब्रेन कर दिया। अब ये खर्च करता है तो इतनी ऊर्जा इसको ऐसे नहीं मिल जाती है। आपको पता होगा कि हम लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। हम लोग क्या खाते हैं भाई भोजन में, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। और क्या खाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या खाते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही आप कहेंगे, है ना। और क्या खाते हैं हम लोग, फैट भी खाते हैं। फैट यानी वसा, हिंदी में वसा कहते हैं। ये भोजन में मुख्यतः हम लोग 3 चीज़ें ही लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं या फैट्स खाएं। ठीक, अब आपको बता दें कि सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलता है वो फैट में मिलता है, वसा में मिलता है। यही कारण है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो फैटीएस्ट ऑर्गन होता है, वसीय अंग होता है। अब फैटीएस्ट क्यों होता है, ज़रा इसको समझिएगा। फैटीएस्ट इसलिए होता है क्योंकि यह सबसे अधिक ऊर्जा देता है। कितना ऊर्जा देता है तो अभी इसको बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का, जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है, तो वह ऊर्जा कितना मिलता है तो आप लिखिएगा 4.2 किलो कैलोरी से लेकर के 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी से लेकर के 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कौन भाई, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कोई भी मीठा चीज़ जो आप खाते हैं, जैसे सेब हुआ, केला हुआ, चावल हुआ, जो खाने में थोड़ा मीठा लगे, रोटी भी जब चबाते हैं हल्का मीठा लगता है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको खाने में थोड़ा मीठा लगे, खाते हैं तो कुछ मीठा लगता है, उन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के खाने पर आपको 4.2 किलो कैलोरी से लगभग 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और जब आप प्रोटीन खाते हैं तब प्रोटीन के खाने से आपको लगभग 4.0 से लेकर के, है ना, 4.0 से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। यानी प्रोटीन से 4.0 से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और वसा जब आप खाते हैं यानी फैट खाते हैं तब आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है, वसा में। यानी अगर आप वसा वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और यही कारण है कि ब्रेन को हमको क्या करना है भाई, ज़्यादा ऊर्जा देना है। जब ज़्यादा ऊर्जा उसको देना है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा, फैट स्टोर होगा। किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। यही कारण है कि जो हमारा ब्रेन होता है यह फैटीएस्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है भाई, फैटीएस्ट की स्पेलिंग FISTEST कर लीजिएगा, फैटीएस्ट ऑर्गन। ठीक है, या इसे हिंदी में आप लोग कहेंगे वसीय अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, वसीय अंग कहेंगे। तो हमारा जो ब्रेन है वो फैटीएस्ट ऑर्गन्स है या वसीय अंग है। अब वसीय अंग क्यों है भाई, वसीय अंग क्यों है, क्योंकि उसमें क्या स्टोर होता है, फैट यानी वसा। यानी हमारे ब्रेन के अंदर वसा स्टोर होता है। यही कारण है कि इसे हम लोग यानी ब्रेन को हम लोग फैटीएस्ट ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। और ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलता है, फैट्स में मिलता है। यही कारण है कि इसे हम लोग फैटीएस्ट ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं। अगर आपसे इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा कर पूछ ले कि ब्रेन के अंदर सबसे अधिक कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है ना, ब्रेन के अंदर सबसे अधिक कौन सा न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है भाई, पोषक तत्व। यानी कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो ब्रेन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फैट्स यानी वसा, फैट्स वसा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा न्यूट्रिएंट्स है यानी पोषक तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर पाया जाता है, तो आप बताएंगे फैट्स यानी वसा। लेकिन अगर इसी को ऐसे पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में या ब्रेन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, अगर न्यूट्रिएंट्स की जगह पर ऐसे लिख दें मिनरल्स, क्या लिख दे भाई, मिनरल्स लिख दें, MINERALS लिख लीजिएगा। मिनरल्स मतलब होता है खनिज। क्या होता है, खनिज पदार्थ। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिनरल्स यानी खनिज पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सोडियम यानी Na। सोडियम को आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सोडियम यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई, तो आप बताएंगे सोडियम यानी Na। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तब आप क्या बताएंगे भाई, पोषक तत्व की बात करेगा तब आप फैट्स बताएंगे, और अगर खनिज पदार्थ की बात करेगा तब आप सोडियम बताएंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको हमने बताने का कार्य किया। और आगे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको इसमें पढ़नी है, लेकिन आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी कल की क्लास में कुछ और चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा धैर्य बनाकर लगे रहिएगा। थोड़ा सा एक जैसे होता ना, एक स्थिरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बस थोड़ा सा आप लोग देखते हैं, बस क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, स्किप करके आप लोग भगते रहते हैं। अगर स्किप करेंगे तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना है आपको, रोक रोक करके या भगा करके देखेंगे क्या चीज़ें समझेंगे भाई। आप ही कोई चीज़ अगर समझ रहे हैं उसको भगा भगा करके देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कोई मूवी चल रही है, कोई गाना है, आप कहीं से भी देखेंगे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और कोई चूरन की पुड़िया ऐसी नहीं है कि घोल कर पिला दिया जाए, एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसलिए क्या करेंगे, आप आराम आराम से जहाँ ना समझ में आए उसको रोक करके फिर से थोड़ा सा बैक करके उसको चीज़ों को समझने का, सुनने का प्रयास करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।